हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहितमंग प्रकाश। और इसमें आज हम पैरामीशियम कॉर्डेटम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की जो टाइप ऑटोगैमी और ऑटोमिक्सिस पढ़ेंगे। इसे हम हिंदी में स्वकिंवन या स्वमिश्रण कहते हैं। तो ऑटोगैमी क्या है, आइए देखते हैं। W.F. डिलर ने 1936 में पैरामीशियम ऑरिलियम में कंजुगेशन के समान केंद्र की पुनर्गठन का वर्णन किया, परंतु यह केवल एक ही प्राणी में होता है। उसने इसे स्वकिंवन ऑटोगैमी या स्वयं संयुग्मन सेल्फ कंजुगेशन का नाम दिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक ही जीव की दो लघु केंद्रक यानी माइक्रोन्यूक्लियस या गैमीट न्यूक्लियस या युग्मक केंद्रक परस्पर संयुक्त होकर एक युग्मज केंद्रक बनाती हैं। अब आइए देखते हैं ऑटोगैमी की प्रोसेस ऑफ ऑटोगैमी, जिसे हम हिंदी में स्व के युग्मन की प्रक्रिया कहते हैं। तो क्या है, आइए देखते हैं। इस प्रोसेस में पैरामीशियम ऑरेलिया के दोनों माइक्रोन्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिनके फलस्वरूप 8 अगुणित डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। इनमें से 7 डिसॉल्व हो जाते हैं और शेष बची एक केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 गैमीट न्यूक्लियस बनते हैं। इसी बीच मैक्रोन्यूक्लियस वृद्धि करके अनियमित स्किन के समान पिंड में या बॉडी में बदल जाती है, जो बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है, यानी अब्जॉर्ब हो जाता है। दोनों युग्मक केंद्रक कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम के निकट एक स्थायी जीव द्रव्य शंकु में यानी प्रोटोप्लाज्म कोन में प्रवेश कर जाती हैं और परस्पर संगलित होकर यानी कोएगुलेट होकर एक पूर्ण रूपेण समांगी द्विगुणित डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस या युग्मज केंद्रक सिनकैरियन बनाती हैं। इसी प्रकार बनी युग्मज के सिनकैरियन में 2 बार डिवीजन होता है और 4 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। इसके पश्चात कोशिकाएं एवं लघु केंद्रकों में एक साथ डिवीजन होता है, जिससे 2 डॉटर एनिमल बन जाते हैं। इन डॉटर एनिमल्स में प्रत्येक में एक नई मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस होती हैं। इस प्रकार स्वकिंवन की क्रिया द्वारा पैरामीशियम का पुनर्वयन हो जाता है। दूसरा, स्वकिंवन के आनुवांशिक परिणाम, जेनेटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोगैमी। यदि स्वकिंवन एक ऐसे पैरामीशियम के हेट्रोजाइगस यानी कैपिटल ए स्मॉल ए में होगा जिसमें इफेक्टिव जीन कैपिटल ए हो, तो परिणामी पीढ़ी कैपिटल ए अथवा स्मॉल ए जीन के जीवित रहने पर निर्भर करेंगी। यदि जीन कैपिटल ए जीवित रहेगा तो परिणामी पीढ़ी में कैपिटल ए प्राणी होंगे और स्मॉल ए जीन के जीवित रहने पर
पीढ़ी में स्मॉल ए प्राणी बनेंगे। इस प्रकार स्वकेगमन का परिणाम सदा होमोजाइगोसिटी ही होता है। आइए अब इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजाइगस जीन जो है कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं। इसमें मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें या तो कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा, जिसमें से 7 न्यूक्लियाई डिसएपियर हो जाते हैं और माइटोसिस के द्वारा फिर से मैक्रोन्यूक्लियस भी डिसएपियर होने लगता है 3rd स्टेज में, और 2 गैमीट न्यूक्लियाई बनते हैं। अगली स्टेज में जाइगोट न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। उससे अगली स्टेज यहां पर या तो कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए जीन होंगे। उससे अगली स्टेज में माइक्रोन्यूक्लियस डिसएपियर होता है। यहां पर कैपिटल ए या स्मॉल ए जीन होंगे। इसमें 4 मैक्रोन्यूक्लियाई होंगी। अब उससे अगली स्टेज में 2 मैक्रोन्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी और बॉडी भी धीरे धीरे डिवाइड होने की तरफ बढ़ेगी। इसमें जो जीन है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए होंगे। और दोनों मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे। अब पैरामीशियम डिवाइडिंग की तरफ, अगली स्टेज में पैरामीशियम डिवाइडिंग की तरफ बढ़ता है। इसमें होमोजाइगोसिटी शो होती है। इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए होता है। उससे अगली स्टेज में पैरामीशियम से 2 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, जिसमें जो जीन है वो कैपिटल ए या स्मॉल ए बनते हैं। ये थी पैरामीशियम ऑरेरिया में ऑटोगैमी की स्टेजेस। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। तो आप डायग्राम बन चाहे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगली स्टेज यानी साइटोगैमी पर चलते हैं, जिसमें आर विसरमैन ने 1940 में पैरामीशियम कॉर्डेटम में केंद्रकीय विनिमय के बिना होने वाली एक लैंगिक प्रक्रिया के विषय में बताया, जिसे उसने कोशिका युग्मन या साइटोगैमी नाम दिया। यह प्रक्रिया संयुग्मन के समान यानी कंजुगेशन के समान ही होती है। इसमें 2 छोटे छोटे पैरामीशियम लगभग 200 माइक्रोन लंबे अस्थायी रूप से अपनी ओरल ग्रुप्स के द्वारा जुड़ जाते हैं। इनके आरंभिक केंद्रकीय विभाजन भी संयुग्मन के आरंभिक विभाजनों के समान ही होते हैं, परंतु इनमें या कोशिका गैमाटोसाइटोगैमांट्स के बीच केंद्रकीय विनिमय नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक प्राणी की दोनों गैमीट न्यूक्लियस आपस में ही कोएगुलेट हो जाती हैं, जिससे स्वकेयुग्मन की भांति ही एक युग्मज केंद्रक सिनकैरियन बन जाती है। यह प्रक्रिया लगभग 13 घंटों में पूरी हो जाती है। आइए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम कॉर्डेटम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगली प्रोसेस, अगली टाइप एंडोमिक्सिस के बारे में जानते हैं,
कि एंडोमिक्सिस क्या है। आइए देखते हैं एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस को हम हिंदी में अंतःमिश्रण भी कहते हैं। तो एंडोमिक्सिस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब है एंडोन का मतलब है विद इन, यानी हिंदी में उसे अंतः, और मिक्सिस ए मिंगलिंग यानी मिश्रण, हिंदी में हम उसे मिश्रण कहते हैं। यह एक रोचक परिघटना है जिसमें पैरामीशियम की एक वंशागत प्रजाति के कल्चर में एक अकेले प्राणी के अंदर संपूर्ण आंतरिक केंद्र की पुनर्गठन होता है। यह परिघटना संयुग्मन के अभाव में होती है। 1914 में वुडरफ तथा आर्डमान ने सबसे पहले दो लघु केंद्र की जाति पैरामीशियम ऑरिलिया में इस परिघटना का होना बताया। यह परिघटना समय समय पर लगभग 30 दिन के नियमित अवकाश के पश्चात होती रहती है। इसकी समस्त प्रक्रिया का निम्न प्रकार संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कायिक यानी वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस अपभ्रष्ट होकर डिसएपियर हो जाते हैं, जबकि दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई में 2 बार डिवीजन होने से 8 डॉटर न्यूक्लियाई की रचना होती है। इन 8 संतति केंद्रकों में से 6 अपभ्रष्ट हो जाती हैं यानी डिसएपियर हो जाती हैं। इसी स्टेज पर पैरामीशियम भी डिवाइड हो जाता है और इस प्रकार बनी ईच डॉटर में एक माइक्रोन्यूक्लियस आ जाती है। अब इस माइक्रोन्यूक्लियस में 2 बार डिवीजन होकर 4 केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्राणी में 2 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो जाते हैं। पैरामीशियम के द्विखंडन द्वारा 2 संततियों में विभक्त होने के साथ ही लघु केंद्रक फिर विभाजित होती है और इस प्रकार प्रत्येक संतति में 1 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो जाती हैं। अतः केवल एक जनक से 4 संतान बन जाती हैं और प्रत्येक प्राणी में लगभग अंतःकोशिकीय केंद्रकीय पुनर्गठन और कोशिका द्रव्य एवं केंद्रकीय उपकरण के बीच पुनर्समायोजन हो जाता है। तो आइए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कि एंडोमिक्सिस किस प्रकार होती है। देखिए, पहले मैक्रोन्यूक्लियस एक होता है, उसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं। अब इसमें मैक्रोन्यूक्लियस डिसएपियर होता है और 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं। अगली स्टेज में 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं और मैक्रोन्यूक्लियस पूरी तरह से डिसएपियर हो जाता है। उससे अगली स्टेज में 6 न्यूक्लियाई डिसएपियर हो जाते हैं और दोनों में एक एक न्यूक्लियस बचता है और इसी स्टेज में पैरामीशियम डिवाइडिंग होने लगता है। अगली स्टेज में 2 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, जिसमें दोनों में 2-2 न्यूक्लियाई होते हैं। उससे अगली स्टेज में दोनों डॉटर पैरामीशियम में 4 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है और उससे अगली स्टेज में 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं और उससे अगली स्टेज में
4 माइक्रोन्यूक्लियाई और 2 मैक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं और दो डॉटर पैरामीशियम डिवाइडिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 4 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, जिसमें चारों डॉटर पैरामीशियम में एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। ये था पैरामीशियम में एंडोमिक्सिस की स्टेजेस, जिसमें आपने अभी 10 स्टेजेस देखी। ये 10 स्टेजेस 10 स्टेजेस कैसे कैसे वर्क करती हैं, इसका मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं पैरामीशियम में कोशिका द्रव्यकरणों के तरफ। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। पैरामीशियम में कोशिका द्रव्यकरण या साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, जिसमें पहला है कप्पा पार्टिकल्स। तो कप्पा पार्टिकल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। टीएच सॉनीबॉर्न को ज्ञात हुआ कि संयुग्मन के लिए पैरामीशियम की जिन 2 प्रजातियों के प्राणी परस्पर मिलते हैं, कभी कभी उन दोनों स्पीसीज में से एक प्रजाति ही जीवित रहती है और दूसरी मर जाती है। इनमें से लिविंग रहने वाली स्पीसीज को मारक यानी किलर और दूसरी मर जाने वाली स्पीसीज को संवेदी या सेंसिटिव कहते हैं। इसके बाद यह भी ज्ञात हुआ कि जीवित रहने वाले अर्थात मारक प्राणियों के अंदर विशेष प्रकार के स्वप्रतिकृति कारक सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें डीएनए होता है और उन्हें कप्पा पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स एक मारक पदार्थ पैरामीसिन प्रोड्यूस करते हैं। यह पदार्थ पैरामीशियम के चारों ओर के जल में विसरित हो जाता है और संवेदी या कप्पाबीन प्रजाति के इस प्राणियों की मृत्यु का कारण बन जाता है। कप्पा पार्टिकल्स की स्टडी करने पर यह ज्ञात हुआ कि कप्पा कण वाले प्राणी की केंद्रक में एक प्रभावी जीन के आवश्यक रूप से होता है, जिसके द्वारा ये कण अस्तित्व में रहते, गुणन करते तथा पैरामीशिन प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब देखते हैं पाई पार्टिकल्स। पाई पार्टिकल्स क्या हैं? ये पार्टिकल्स कप्पा पार्टिकल्स के म्यूटेंट फॉर्म्स होते हैं। इन पार्टिकल्स के द्वारा किसी भी ऐसे विषैले पदार्थ को नहीं त्यागा जाता जो इन कणों से विहीन प्राणियों के लिए घातक हो। अगला पार्टिकल्स है म्यू पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स भी किलर होते हैं या मारक होते हैं और कंजुगेशन के टाइम यदि दूसरे कंजुगेंट्स में ये कण नहीं होते हैं तो ये उसे मार देते हैं। अगला है लैम्डा पार्टिकल्स। सभी किलर पैरामीशियम में ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और सेंसिटिव पैरामीशियम को ये छिन्न भिन्न कर देते हैं या उसे मार देते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।